इनका नाम सुनते ही उस समय के पाकिस्तान के सैनिकों में रूह कांप जाती थी कि नौशेरा का शेर आया, नौशेरा का शेर आया, उस्मान आया। उसके बाद से इन्होंने कई सारी जब चौकियां जीती। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। जी हाँ, ये सच में जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं वो सच में एक मिट्टी बलिदान की ही है। हम लेकर के आए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने भारत देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद की लड़ाइयों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और बलिदान हो गए। मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं दोहरी घाट की लाइव। आज हम बात करते हैं 15 जुलाई 1912 को जन्मे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने आज़ादी के बाद की न जाने कितनी लड़ाइयाँ भारत के हक़ में लड़ी और उस पर विजय प्राप्त की। कई सारी चौकियों पर इन्होंने दोबारा से कब्जा किया जहां पाकिस्तान का पहले से कब्जा हो आया था। बट आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये उनका जन्म स्थान है। उन्होंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन सरकार की अनदेखी कहें या यहाँ के विधायकों की अनदेखी या सांसदों की अनदेखी कहें कि उनका जन्म स्थान जस का तस वैसे ही बना हुआ है। कोई सुविधा यहाँ पे नहीं दिखाई देती है और ना ही इसकी कोई मरम्मत कार्य के बारे में कोई सोचता है। हर बार ये मुद्दा उठता रहा है, आप अखबारों में भी पढ़ते आए होंगे। तो क्या सच में एक जवान की शहादत की कीमत यही है? सोचने वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं मऊ ज़िले के गांव बीबीपुर में, जो दरगाह से थोड़ा सा कट के अंदर आप आएंगे 3-4 किलोमीटर अंदर गांव में, या घोसी से भी रास्ता निकल करके आता है बीबीपुर गांव, वहाँ पे इनका ये जन्म स्थान है। यहाँ पर जो जन्मे थे उनका नाम था मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं थर-थर कांप जाता था। एक अकेले बंदे के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपने जज्बे के कारण कम सेना रहते हुए भी कई सारी चौकियों पे फतह प्राप्त कर लिया। जी हाँ, एक ऐसे शख्स की कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं और उसके बलिदान के बाद उसके जन्म स्थान की क्या हाल है आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में ही इन्होंने सेना में भर्ती ले लिया था। 1912 में जन्मे थे और 20 साल की उम्र में ही 1932 में इन्होंने सेना ज्वाइन कर लिया था। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो आग थी कि हमारे देश को आज़ाद कराना है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश का बंटवारा होता है। मोहम्मद उस्मान धर्म से जो कि मुसलमान थे, ये चाहते थे, इनको ऑप्शन दिया गया था कि ये पाकिस्तान जा सकते हैं। उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको तुरंत प्रमोशन करने का भी लालच दिया। उस समय ये ब्रिगेडियर हुआ करते थे। इन्होंने प्रमोशन होने का लालच दिया कि आपको प्रमोशन करके हम कर्नल बना देंगे, ये बना देंगे, ये सारी सुविधाएं हम आपको दे देंगे। बट इन्होंने सारी सुविधाओं को लात मारते हुए अपने देश को चुना, भारत देश को चुना। धर्म मुसलमान था पर इन्होंने पाकिस्तान जाना गवारा नहीं समझा और इसी देश में रहकर इन्होंने देश की सेवा करना उचित समझा। उसके बाद से ही 2 साल के ही अंदर पाकिस्तान ने कई सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया हमारे। उस समय एक नौशेरा चौकी हुआ करती थी जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया और कब्जा कर लिया था। उसको छुड़ाने के लिए उस समय कई सारे ब्रिगेडियर, कई सारे कर्नल सेना लेकर के गए और कहीं न कहीं उन्होंने चौकी पर फतेह भी हासिल कर ली थी। बट उसके आगे जो कोर्ट का चौकी पड़ता था उस पर अभी तक हासिल नहीं कर पाए थे। उस समय वहाँ के जो तत्कालीन जनरल हुआ करते थे वो घायल जब हो गए, तब वहाँ की कमान, नौशेरा का जो कमान है, ब्रिगेडियर उस्मान को सौंपा गया। उस समय सेना में भी ये थोड़ा सा देखने को मिलता था कि हिंदू मुसलमान वहाँ पर भी होता था। तो सबसे बड़ी चुनौती उस्मान के लिए ये भी थी कि अपने देश से तो लड़ना ही है, बट बाकी जो भाई हमारे हैं, सेना में जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका विश्वास जीतना था। क्योंकि उसके पहले के कुछ ऐसे हालात बने थे कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक कड़वाहट थी, चाहे वो आम जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे कहीं ना कहीं सेना के जवान हो, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान ही थे। तो सबसे बड़ी चुनौती इनके पास यही थी। इनको कमान तो मिल गई थी टीम की, पर सबसे बड़ी चुनौती इनके पास थी कि उनका विश्वास जीते। और उन्होंने एक अच्छी ये पहल की कि इन्होंने जो सेना के जवान आते थे आपस में जब मिलते थे तो नमस्ते दुआ सलाम के जन इन्होंने
सबको ये कहा, सबसे ये विनती की आप आज से जय हिंद बोलेंगे। और फिर तब से ही सेना के जवान जब भी आपस में मिलते हैं, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, सीधे जय हिंद बोलते हैं। और यहीं से तब से ये शायद कहा जाता है कि प्रचलन चला आया, ऐसा कहानियों में हमें सुनने को मिलता है। और फिर जब इन्होंने विश्वास जीत लिया, उसके बाद से ही पूरी सेना की कमान, पूरी सेना को ऐसे इन्होंने जाबाज दिलेरी से आगे की तरफ बढ़ने का आदेश दिया और हमेशा हौसला बढ़ाते रहे कि उसके बाद कई सारी ऐसे युद्ध हुए, कई सारे ऐसे हमले हुए जिन पर उस्मान ने फतेह हासिल की। इनको नौशेरा का शेर कहा जाता था, और ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि नौशेरा ऐसी चौकी थी जहां पाकिस्तान बार बार हमले करता था और बार बार उसको कब्जियाने की कोशिश करता था। इनके रहते हुए भी कई बार पाकिस्तान ने वहाँ पे एक बार कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपने एक सैनिक की टुकड़ी ली और नौशेरा को फिर से हासिल कर लिया। इनका नाम सुनते ही उस समय के पाकिस्तान के सैनिकों में रूह कांप जाती थी कि नौशेरा का शेर आया, नौशेरा का शेर आया, उस्मान आया। उसके बाद से इन्होंने कई सारी जब चौकियाँ जीती, इनको महावीर पद से भी, महावीर चक्र से भी नवाजा गया मृत्यु के बाद। उस समय के जो तत्कालीन वहाँ के गवर्नर थे, इन्होंने सारा श्रेय इनको दिया, लेकिन इन्होंने तुरंत फ़ोन करके कहा कि ये युद्ध, ये नौशेरा की चौकी जीतने का, ये जो कोट का चौकी है उसको जीतने का श्रेय मुझे नहीं चाहिए, ये सारा का सारा श्रेय सैनिकों को दे दिया जाए। उसके बाद से तो नौशेरा का ये शेर उस्मान हीरो बन गया हमारी जनता में, हमारे देश की जनता में ये हीरो बन गया। जुलाई माह का वो दिन था, 3 जुलाई को इनका जो देहांत हुई, देहांत नहीं कहेंगे, ये शहीद हो गए। पाकिस्तान ने हमला किया था चौकियों पर, और उस वक्त ये अपनी सेना के साथ, अपनी सेना को टुकड़ियों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। अचानक से इतनी बमबारी हुई, इतनी बमबारी हुई कि कोई अभी कुछ समझ पाता, तब तक पाकिस्तान ने शायद तहस नहस कर दिया था। इन्होंने तुरंत अपने एक सेना के जवान को आदेश दिया, इन्होंने भाप लिया कि हाँ कहाँ से बमबारी हो रही है। बमबारी दक्षिण की तरफ से आ रही थी, लेकिन इनको पता था कि हाँ इसकी जो चौकी है वो पश्चिम की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ से बमबारी आते हुए भी इन्होंने आदेश दिया कि पश्चिम की तरफ निशाना लगाओ और दाग दो गोला। सेना के जवान भी हैरान हो गए कि बमबारी तो दक्षिण की तरफ से आ रही है, ये कह रहे हैं कि पश्चिम की तरफ लगाओ निशाना। पर इनका कहना माना उन्होंने और पश्चिम की तरफ निशाना लगाया, और जैसे ही वहाँ की चौकी वहाँ बमबारी हुई, चौकी वहाँ की ध्वस्त हुई पाकिस्तान की, दक्षिण की तरफ से आ रही गोलाबारी भी बंद हो गई। लेकिन उसी समय एक बम का गोला, जब ये पत्थर के पीछे मोर्चा संभाले हुए थे, आकर के गिरता है और इनके सीने में धंस जाता है, और वो रात पूरे देश के लिए गमगीन रात हो जाती है। हमारा एक शेर युद्ध में शहीद होता है। पाकिस्तान की वो कायराना हरकत न जाने कितने ही सेनाओं को लील लिया, न जाने कितने ही सेना हमारे शहीद हो गए, उसमें से हमारे मोहम्मद उस्मान भी थे। ये गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के, जो कि एक धार्मिक प्रदेश है, उसके एक मऊ जिले के छोटे से गांव बीबीपुर से निकल करके एक सेना का जवान जाता है और देश की लड़ाई लड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारे देश को आज़ादी के बाद, आज़ादी तो मिल गई थी और उस आज़ादी को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को बखूबी निभाया। और ब्रिगेडियर रैंक होते हुए भी ये चाहते तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं को लेकर के पाकिस्तान चले जाते, बट इन्होंने भारत में रहकर भारत की संप्रभुता को बचाए रखने का निर्णय लिया, प्रण लिया, और ये करते हुए ये शहीद हो गए। पर आज के समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप गांव के प्रधान को जानते हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ हमारे गांव के प्रधान ये हैं। पर वहीं पे ये सवाल मैं कर दूं अगर यहाँ के बच्चों से, यहाँ के बुजुर्गों से, कि क्या वो गांव के उस्मान को जानते हैं, तो 10 में से कहीं ना कहीं 1 या 2 लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनको पता होगा कि हाँ मोहम्मद उस्मान कौन थे। ये हमारी और आपकी भी गलती है, सरकार की भी गलती है, सरकार की नीतियों की भी गलती है। उनका जो जन्म स्थान जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, उसकी देख रेख शायद कोई नहीं करता है। सिर्फ जब उनकी जयंती आती है, 15 जुलाई आता है, तो यहाँ पर आकर के केक काट दिया जाता है। 3 जुलाई शहादत दिवस आती है, तो सिर्फ यही जगह पे बस मना लिया जाता है शहादत दिवस। पर क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? क्या इनकी कहानियाँ जन जन तक नहीं पहुँचानी चाहिए? क्या बच्चों में इनके
लेकर के जो जागरूकता है वो नहीं बनाई जानी चाहिए। जहाँ आज स्कूलों में कहीं ना कहीं हमारे नेताओं तक के जन्मदिन मना दिए जाते हैं, क्या हर स्कूल में, क्या आसपास के हर कॉलेज में, हर स्कूल में इनकी जयंती नहीं मनानी चाहिए? सोचने वाली बात है कि जो एक ऐसा बेटा हमारे देश का जो कम उम्र में ही 1912 में जन्मे और कम उम्र में ही इनका ये शहीद हो गए, अपने देश के लिए शहीद हो गए, क्या उनके लिए सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए? और आप और हम क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं, जाके सरकार से करिए। तो सरकार तक बात पहुंचाने का काम भी आपका ही है। जैसे सेना के हर जवान अपने हाथ की उंगलियों को ट्रिगर पे रखते हैं और दुश्मन देखते ही धनाधन फायर कर देते हैं और अपने देश की आज़ादी को बचाते हैं, तो आज आप और हमारा भी फर्ज यही बनता है कि आप अपनी उंगलियां उठाइए। बगल में शेयर का बटन होगा, लाइक भले मत करिएगा, पर शेयर का बटन होगा, दबाइएगा उसे और पहुंचाइएगा बात जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप और हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहानी आप खुद से भी पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने आसपास के कम से कम 2-4 लोगों तक तो ये बात पहुंचा ही सकें कि मोहम्मद उस्मान कौन था, कि मऊ ज़िले का एक छोटे से गांव का एक छोटा सा बच्चा और बड़ा नाम कर गया। ये बताइएगा अपने बच्चों को भी। और सरकार से भी निवेदन है, हमारे यहाँ के विधायकों से भी निवेदन है, हमारे यहाँ के सांसदों से भी निवेदन है कि अगर उन तक ये बात पहुँचे तो एक बार तो साल में यहाँ पे भ्रमण कर जाया करें, देख जाया करें यहाँ की हाल। कम से कम यहाँ पे कोई कार्यक्रम का आयोजन कर दिया करें। यहाँ की जो हालत है वो किसी से परे नहीं है। जो उनकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप आगे आएँ और दिखाएं कि वही कुर्सियाँ पहले के समय की ही यहाँ पे रखी गई हैं, उसी प्रकार का यहाँ सब कुछ है। देखेंगे मकान एकदम जर्जर हो चुका है। हो सकता है कि कुछ दिनों में यह धराशाही भी हो जाए, गिर जाए, तब भी किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगेगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने धरोहर को संभाल के रखें, तो उन तक भी अगर ये बात पहुंचती है तो ये काम कर सकें। उन्हीं के ख़ानदान के यहाँ के उपराष्ट्रपति हुए मोहम्मद हामिद अंसारी, जो मोहम्मद उस्मान के ही ख़ानदान परिवार के आते हैं। उन्हीं के परिवार के हैं हमारे यहाँ के जो मऊ के पूर्व विधायक हैं मुख्तार अंसारी, वो भी उन्हीं के ख़ानदान से आते हैं। पर कहीं ना कहीं उनका जन्म स्थान आज अनदेखी का शिकार हुआ है। तो बस इसी के लिए ये आप वीडियो समर्पित है। उनका जन्म दिवस 15 जुलाई को है, तो आप ज़रूर उनके जन्म दिवस पे बातें करिएगा, अपने आसपास के लोगों को समझाइएगा और आपकी जो प्रयास है, हमारा जो प्रयास है, उसको सार्थक करिएगा। अपना हथियार अपनी उंगली को बनाइएगा। जैसे चुनाव में आप अपनी एक उंगली से सरकार बदलने की ताकत रखते हैं, तो इसी उंगली का सहारा लीजिएगा और शेयर बटन दबा करके लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और कुछ न कुछ इस पर कार्रवाई हो। इसी के साथ देखते रहिए दोहरी घाट लाइव। जय हिंद।